दोस्तों आज करियर पावर झांसी सेंटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हमारे IBPS RRB 2024 के रिजल्ट्स जो कि 1 जनवरी को आउट हुए हैं उसमें एक नहीं 22 से अधिक फाइनल सिलेक्शंस हम लोगों ने दिए हैं, जिसमें से के 2 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जिनमें से अनुज नामदेव हैं जिन्होंने IBPS RRB 2024 की परीक्षा को न केवल क्लरिकल बट PO के लिए भी क्वालिफाई किया है। और प्रियांक हमारे साथ हैं जिन्होंने IBPS के क्लरिकल एग्जामिनेशन जो कि 2023 का नोटिफिकेशन था उसको क्लियर करा है और पंजाब नेशनल बैंक में अभी पोस्टेड हैं और जॉब कर रहे हैं। उद्देश्य आज के सेशन का ये है कि कई बार स्टूडेंट्स बहुत लोड ले लेते हैं अपनी पढ़ाई को लेते हुए, जिसके चलते पढ़ाई की शुरुआत तो कर लेते हैं, अपनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की जर्नी को शुरू तो कर देते हैं, बट बहुत ही जल्द बिकॉज ऑफ गेटिंग डीमोटिवेटेड, बिकॉज ऑफ लूजिंग देयर साइट एंड फोकस ऑन दी टारगेट, दे ड्रॉप आउट फ्रॉम द प्रिपरेशंस। तो 2 हमारे सामने ऐसे जीते जागते उदाहरण हैं जिन्होंने गिव अप नहीं करा। और अनुज नामदेव का तो ऐसा सीन था कि जैसे कि सांप सीढ़ी में होता है ना कि अंठाने वाला सांप जब काटता है आपको तो आप सीधा 8 पे पहुंच जाते हो। इनके संग ऐसा एक नहीं 2-3 बार हुआ, इसके बाद भी इन्होंने सांप सीढ़ी का खेल नहीं छोड़ा और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 100वें पायदान पे आ गए हैं ये। तो आज इनसे जानेंगे इनके जर्नी, इनके स्ट्रगल्स और इनके एफर्ट्स। साथ ही मेरे साथ हमारे इंग्लिश के फैकल्टी विवेक सर हैं। विवेक पांडे सर हमारे साथ करियर पावर झांसी में इंग्लिश तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, बट एक बहुत ही अहम मेंटोर कह लीजिए, गाइड कह लीजिए, बड़े भैया का रोल कह लीजिए प्ले करते हैं। तो आज का ये एक सेमी फॉर्मल सॉर्ट ऑफ कैजुअल डिस्कशन रहने वाला है जहाँ पर हम एक रिलैक्स्ड माइंडसेट से, रिलैक्स्ड मूड में इन कैंडिडेट से इनकी जर्नी समझेंगे। सर विवेक सर। तो सबसे पहले तो भाई प्रियांक, अनुज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और जो आपने फीट अपनी लाइफ में एक अचीव किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई। और वी हैव बीन इन इंटरेक्शन फॉर क्वाइट सम टाइम। अनुज का तो मेरा थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रहा भी क्योंकि अनुज मेरे साथ काफ़ी टाइम से रहा है। प्रियांक के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा बना जेन्युइनली। तो प्रियांक, अनुज, मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहूँगा अनुज वो आपसे ये है कि आपका एक ओपिनियन क्या है, मतलब हाउ मच अ बिग रोल एक पर्सनल मेंटोरिंग जो होती है वो प्ले करती है किसी एक एस्पिरेंट की लाइफ में उसके ड्रीम्स और एस्पिरेशन को पूरा करने में, रादर देन अ वर्चुअल मेंटोर। मतलब एक हमने देखा था कि कोविड के बाद एक बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट आया था और एक स्टूडेंट मेंटेलिटी भी कई बार ऐसी बन जाती है कि बच्चों के पास क्योंकि देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस, they can go to different places, they can go to different option, different tutors, different teachers, ऑनलाइन इतना अवेलेबल होता है उनके पास करने के लिए। तो क्या लगता है आपको कि एक ऑनलाइन मेंटोरशिप से, एक ऑनलाइन एजुकेशन से और एक पर्सनल मेंटोरशिप से या फिजिकल फॉर्म ऑफ क्लासेस से, दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर शेप करता है चीज़ों को, या किससे आपके चांस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं? क्योंकि आपने ऑब्वियसली देखा दोनों ही ऑप्ट किया है कभी ना कभी लाइफ में। तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो सबसे पहले तो मैंने यहीं पर ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की थी। तो मेरे हिसाब से सर ऑफलाइन क्लासेस ना आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑनलाइन में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं लेकिन वो इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं, लेकिन जब आपका ना बेसिक ही आपका स्ट्रॉन्ग करना है तो ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि जब आप सपोज़ कीजिए कि आपने क्लासेस ज्वाइन की, आने वाले टाइम में जस्ट पहला एग्ज़ाम दिया, आपने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों देकर रखी हैं। ऑनलाइन में ये हुआ आपने ले लिया, एग्ज़ाम दिया, क्लियर नहीं हुआ, अब आप किसके पास जाके मोटिवेशन की डिमांड करेंगे? क्योंकि ऑनलाइन में तो वीडियोस पड़ी हैं, आप देख लीजिए, बट इतना नहीं होगा। लेकिन ऑफलाइन में आप जब टीचर के पास जाएंगे, क्योंकि आपने उनके साथ 2-3 मंथ प्रॉपर स्पेंड किए हैं, तो वो आपके नेचर को, आप किस तरीके की स्टडी करते हो, आप क्यों फेल हुए हो, वो आपको उस तरीके बेटर तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो और प्रियांक, जैसे आप लोग क्योंकि सब ग्रुप्स में ही रहे हो जी सर, यू हैड अ वेरी हेल्दी ग्रुप और काफ़ी अच्छा ग्रुप था आपका क्लास के टाइम पर भी। तो वैसे नॉर्मली लोगों का एक ऐसे मिथ होता है कि जो ग्रुप स्टडीज होती हैं या जो आपके क्लास ग्रुप्स होते हैं वो कई बार आपको ड्रैग करते हैं पीछे, मतलब वो मोटिवेटिंग फोर्स की जगह आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं जी। तो हाउ मच इज अ हेल्दी ग्रुप और ग्रुप स्टडीज प्ले अ गुड रोल या अ वाइटल फॉर सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट? कितना अच्छा रोल होता है, कहाँ ये नेगेटिव एस्पेक्ट रोल प्ले करते हैं? आपका ग्रुप कैसा था, आपने कैसा प्लान किया, स्ट्रैटेजी पूरा? सर अकॉर्डिंग टू मी सर ग्रुप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सन्स लाइफ सर। अगर आप
गवर्नमेंट प्रिपरेशन या किसी भी सेक्टर में आप जा रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ग्रुप बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सर जब हमें कुछ ऐसा फेस भी आता है लाइफ में जब हम ये नहीं समझ पाते कि हमें करना भी है आगे या नहीं करना है, हम खुद अकेले एक कमरे में वो चीज़ नहीं कर पाते इतना सब प्रेशर के साथ। तो जब आपका ग्रुप अच्छा होता है, आपके संग जो दोस्त होते हैं जो आपको डेली आपके संग रह रहे हैं, आपको देख रहे हैं आप कैसी क्या चीज़ें कर रहे हो, तो सर वो पीछे से आपको गैर अप करते हैं। मुझे ग्रुप ऐसा मिला जो मेरी फील्ड के थे और वो भी उसी सेम तैयारी में थे, उसी टाइम पर थे, हम लोग एक ही उम्र के थे। तो हम लोग को कई बार ऐसा होता था कि जो चीज़ मुझे नहीं आई मैंने उससे पूछी, उसे जो चीज़ नहीं आई उसने मुझसे पूछी। मुझे लगता था कि हाँ यार ये चीज़ ये इसको इस वे में कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी ये चीज़ एक बार ट्राई करके देखूँ। तो वो चीज़ सब जब मैंने एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करी तो मुझे काफ़ी सर बेनिफिशियल रहा उस चीज़ को। और ग्रुप सर इसलिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आप अगर अपने आप में ही कुछ कर रहे हैं तो आप ये अपने आप को ये चीज़ नहीं देख सकते कि आज आपने कितना किया और कल आप कितना कर रहे हैं। वही चीज़ जब आप ग्रुप में देखेंगे तो आपको ये लगेगा एक कंपटीशन रहेगा आपके साथ वालों का, आप करोगे यार ये आज वो चीज़ कर रहा है तो मैंने क्यों नहीं करी ये चीज़। तो वो सर काफ़ी ज़रूरी रहता है उस चीज़ के लिए कि ग्रुप होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक ग्रोथ के एस्पेक्ट पर बहुत जरूरी होता है, जी सर, क्योंकि जब बिल्कुल। आपके पास सेम मेंटालिटी के, सेम कैपेबिलिटी के, किसी का कोई किसी चीज में हाथ अच्छा है, जी, कोई जी, इंग्लिश सर। में अच्छा है, कोई हाँ, रीजनिंग में अच्छा है, कोई क्वांट में अच्छा है, किसी का जीएस सेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो एक दूसरे को बूस्ट अप करने में, हेल्प करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सर एक बात ये भी है कि जैसे आपने मान लो तैयारी शुरू करी तो सिलेबस तो 4 से 5 महीने में आप लोगों ने कवर कर लिया होगा, बट सिलेबस कवर करने के बाद की जर्नी ज़्यादा मुझे लगता है चैलेंजेस भरी होती है। क्योंकि जब तक आप सिलेबस पढ़ रहे होते हो, क्लास में होते हो, असाइनमेंट्स मिलती हैं, हम आपको पुश करते हैं, सिलेबस पूरा करते हैं, आप डाउट्स तुरंत पूछ लेते हो। वंस द सिलेबस इज ओवर देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर ऑन योर ओन, क्योंकि वहाँ से तो प्रैक्टिस से ही बिल्ड करना है। वहाँ पर कहाँ लगता है कि आपको मेंटरिंग चाहिए होती है कि वहाँ पर बिना मेंटरिंग के काम हो जाता है, बिना गाइडेंस के काम हो जाता है? सर हमारे ख्याल से कि हर कुछ टाइम में तो सर चाहिए होती हैं। जैसे आपका एक बार सिलेबस ख़त्म हो गया है तो टीचर्स का सभी कहते हैं कि मॉक लगाओ, मॉक लगाए, मॉक में नंबर कम आए, तो उस टाइम ये चीज़ दिमाग चलती है कि यार हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है ना, एक एक टाइप के हमने क्वेश्चन लगाए लेकिन मॉक में स्टिल इतने नंबर कम। ये तो हर 15 दिन आते थे मेरे पास। हाँ सर बिल्कुल सर, ये चीज़ दिक्कत करती है। तो सर उस टाइम पे सर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है एक टीचर की कि हाँ बेटा यहाँ पे आप ऐसे करो, आप और इस टाइप के सेम टाइप के क्वेश्चन लगाओ। अगर आपके मॉक में इतने नंबर कम आ रहा है तो आप उस चीज़ को सेक्शनल अटेम्प्ट करो, उसके क्विज़ेस लगाओ छोटे छोटे से 5-5, 10-10 क्वेश्चन के पर डे लगाओ, इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। तो हाँ सर नीड तो पड़ती है सर। क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक बहुत बड़ा गैप है। इफ हैंड होल्डिंग इज टू बी डन, इट हैज़ टू बी डन एट एवरी इंटरवल ऑल्सो। आपने सिलेबस पढ़ा दिया, आपका एज अ मेंटर ड्यूटी वहाँ ख़त्म नहीं होता। मुझे लगता है कि उसके बाद भी फॉलो अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स का सिलेबस करा देने से मुझे नहीं लगता कि हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती, बिकॉज स्टूडेंट्स आपके संग कनेक्ट हो गए, उनकी बॉन्डिंग आपके संग बन गई। कई बार वो शेयर भी नहीं कर पाते अपने प्रॉब्लम्स, तो आपको टाइम टू टाइम फॉलो अप करते रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए मैं कई बार क्लास के बाद किसी के कंधे पे हाथ मार के पूछ लेता हूँ। अब तो हम लोगों ने लाइब्रेरी सेटअप कर ली है सर, तो वहाँ मैं कई बार टहलता हुआ चला जाता हूँ, निगाह मार लेता हूँ कि लोग क्या कर क्या रहे हैं बैठ के, क्या कौन सा मॉक लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है वो टाइम टू टाइम एक फॉलो अप इम्पॉर्टेंट होना भी चाहिए। सर एक ज़रूरी फैक्टर ये भी हो जाता है क्योंकि भाई आफ्टर पेरेंट्स वी आर दी सेकंड गार्जियंस, और जिस फेज़ में बच्चे हमारे होते हैं उसमें उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इमोशनल चैलेंज, क्योंकि वो जो इमोशन फेस कर रहे होते हैं, चैलेंज फेस कर रहे होते हैं, वो हर किसी डिस्कस कर भी नहीं सकते। नॉट एवरी वन इज गोइंग टू स्टेप इन टू देयर शूज और वो उनको बताएंगे कि हाँ तुम क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे हो। कई बार क्योंकि वी एज टीचर्स वी हैव बीन ऑन द सेम पाथ, तो हमको पता होता है कि बच्चा किस मेंटल प्रेशर से निकल रहा है, अभी वो इमोशनली से क्या फील कर रहा है। बहुत आसान होता है लोगों के लिए कहना कि अरे यार तुम कर नहीं रहे हो। कोई इंसान मुझसे पूछे कि जब एक जर्नी स्टार्ट करता है एक बच्चा, उसमें वो फेलियर्स फेस कर रहा होता है, वो इमोशनली कितना शैटर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम मेंटर्स का एक बहुत बड़ा रोल ये हो भी जाता है। और इसीलिए एज अ मेंटर हम लोग फिजिकल क्लासरूम में ज़्यादा कनेक्ट भी कर पाते हैं, क्योंकि जब बच्चा सामने बैठा होता है हमारे, हम उसे पर्सनली देख रहे होते हैं। वाई आई पर्सनली फील सर कि एक फिजिकल क्लासरूम ज़्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन दे सकता है, रीज़न ही यही है। एक बच्चा सामने बैठा है, आप उसके एक्सप्रेशन देख रहे हो, कई बार आपको अपनी वेवलेंथ वेरी करनी पड़ती है, आपको एग्जाम्पल्स ऑन द स्पॉट क्रिएट करने पड़ते हैं जस्ट टू मेक हिम और हर कंफर्टेबल। एक बच्चा न्यूली क्लास में आया, उसे दिख रहा है कि आपसे उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, आप पर्सनली आप उसे कंसल्ट कर सकते हो उस चीज़ के लिए।
ये चीजें कहीं ना कहीं ऑनलाइन में नहीं हो पाती है। फिर बात वही है, अभी अनुज ने हमको बताया था ना कि एक बार आपको फेलियर मिला, नाउ whom would you consult, वो है ही नहीं। क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो सकता है बहुत लाइकली है कि आपके माँ बाप को वो परीक्षा में क्या स्ट्रगल्स है पता ही नहीं होंगे। उनको ये भी नहीं आइडिया होता बेचारों को, ऑब्वियसली उनका डोमेन नहीं है कि भाई कितने कट ऑफ पे क्या हो जाएगा या सब्जेक्ट को कैसे डील करें या किस तरीके से डील करें। तो वहाँ पर एक फैकल्टी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बोला कि सर ज़्यादा सिलेक्शन तो सर देखो ऑनलाइन होते हैं, लेकिन हायर परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन ऑफलाइन में होते हैं। तो अगर हम एक 100 बच्चों का बैच ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और अगर हम वही 100 बच्चों का बैच अगर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं फेस टू फेस, तो ये तो प्रूवन फैक्ट है कि ऑफलाइन फेस टू फेस 100 बच्चों में से सिलेक्शंस ज़्यादा निकलेंगे कंपेयर टू ऑनलाइन, क्योंकि ड्रॉप आउट रेशो ही ऑनलाइन का बहुत है, क्योंकि आपको कोई थामने वाला नहीं है ना सर। सर गाइडेंस की भी कमी है ना कि भाई व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, कोई And थामने sir, वाला आपको नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं बच्चों के पास। एंड सर आज के डेट में ये चीज़ें ना ऑप्शन ही इतने ज़्यादा हैं। और डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। हाँ पता लगा यूट्यूब से कब इंस्टाग्राम की तरफ चले गए। आप लोगों के संग भी हुआ है सर? यस सर, यस बिल्कुल सर, हुआ है। बिल्कुल तो सर। कैसे आप लोगों ने कैसे डिस्ट्रैक्शंस को रोका आपने से? सर मेरे फ़ोन में तो फोकस मोड है, जब मैं पढ़ता हूँ तो फोकस मोड ऑन कर लेता है तो इंस्टा व्हाट्सएप सबके नोटिफिकेशन साइड हो जाते हैं। और सर मैं तो यूजली जब वो पढ़ता था तो मैं फ़ोन यूज़ ही नहीं करता था। मैं तो लाइब्रेरी में जब जाता था तो अपना लैपटॉप लेके और फ़ोन एयरप्लेन मोड पे डाल के ही जाता था, क्योंकि मुझे पता था मुझे घर से बहुत ही इमरजेंसी केसेस में कॉल आएंगे, नहीं तो कॉल नहीं आएगा। इसीलिए मैं फ़ोन, हाँ आधा पौन घंटे का ब्रेक ले लिया तो देख लिया क्या कैसा है, वरना मैं फ़ोन से दूर ही रहता था। तो अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन फेज में जैसे जनरली लोगों का एक मिथ बन जाता है कि भाई अगर कोई इंसान है जो 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो उसके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, कोई बच्चा है जो सिर्फ 4 घंटे टाइम इन्वेस्ट कर रहा है उसका कम ऐसा कुछ हो रहा है। तो पूरी प्रिपरेशन जर्नी में आपको ऐसा कुछ लगता है क्या कि नंबर ऑफ आवर्स हैव टू डू एनीथिंग विद लाइक सिलेक्शन परसेंटेज और लाइक सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऐसा कुछ है क्या? सर अकॉर्डिंग टू मी शुरुआत में ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब आप एक ऐसे फेज में आते हैं ना जब आपको खुद को बस पॉलिश करना है, तो अगर आप ना भी उतना मतलब इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस जो आप नंबर ऑफ आवर्स जब वो पढ़ रहे हैं वो आपके बिल्कुल वो होने चाहिए पहने। अगर आप 5 घंटे भी कर रहे हैं तो वो उतने कंसिस्टेंसी के संग करें कि वो आपको चीज़ आगे बेनिफिट कर जाए। बेसिकली 5 आवर्स 4 आवर्स मैटर नहीं करता, मैटर ये कर रहा है कि आप उसमें कितना कंटेंट कवर कर रहे हो। जी, आप अगर आपने अपने लिए कोई टारगेट बनाया है और आप टारगेट वो अचीव कर पा रहे हैं तो उसमें आप 4 घंटे लगा रहे हैं या 2, वो आपके ऊपर है। जी जी बस जो भी हो वो कंक्रीट करके तैयार होना चाहिए। तो अनुज, आप तो यहाँ करियर पावर में काफी टाइम आपने इन्वेस्ट किया हम लोगों के बीच में, यस मतलब यू हैव बीन लाइक अ किड टू अस जब आपसे स्टार्टिंग में आए थे, ठीक है। और इसकी तो पूरी जर्नी प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की Interview की। प्रिपरेशन भी हमारे साथ ही रही सर, है। आई एम स्टिल अ किड। और नहीं मतलब एक सर तो जब इसने पहला मॉक दिया ना सर, मैं और गौरव सर बैठे थे, मैं किस्सा सुनाता हूँ। अब आपको मैं पीछे की बात बताता हूँ। ये इंटरव्यू दिया इसने और ये इंटरव्यू दे के गया और मैं और गौरव सर एक दूसरे की शक्ल देखे। गौरव सर और मैं एक ही बात बोले कि यार ये पैनल कैसे हजम कर लेगा कि ये पीओ बन सकता है। क्योंकि देखो वो होता क्या है कि पैनल कई बार ना आप में मैच्योरिटी भी देखता है यस कि यार हम इसको पीओ के लेवल पे दे तो रहे हैं, जो अब ये संभाल लेगा, क्योंकि इसके नीचे तो क्लरिकल स्टाफ काम करेगा, इसको लोगों से काम भी कराना है। कहीं ना कहीं ब्रांच 1-2 साल बाद ये ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर बन जाएंगे, ब्रांच छोटी ब्रांच को हेड करेगा ये, जो 3-4 स्टाफ की ब्रांच होती। मैंने कहा यार ये बड़ा चैलेंज है इसके लिए, ये साबित करना अपना कैंडिडेचर कि भले ही मैं देखने में अनुज हूँ लेकिन मेरे अंदर दम पूरी है। तो फिर हमने इसकी ग्रूमिंग अलग ही तरीके से करी, हमने इसको रगड़ना शुरू करा, हमने इससे बात ही ऐसे करी जैसे कि किसी मचोर बंदे से करते हैं। और बार बार मैंने इसको बात दिलाई कि मैंने कहा भाई तेरे लिए नॉलेज तो चैलेंज है ही नहीं, तेरे लिए चैलेंज है ये इस्टेब्लिश करना कि आई एम केपेबल एज एन ऑफिसर ऑल्सो। क्योंकि एक ऑफिसर कैडर में जब आप जाते हो तो आपकी वजनदारी ना ज़्यादा होनी चाहिए। क्लरिकल स्टाफ तो चलो गलतियां कर सकता है और ट्रेनिंग फेज रहेगा, बट ऑफिसर स्टाफ को खुद का भी काम करना है, क्लरिकल स्टाफ का काम सुपरवाइज भी करना है। सो ही हैज़ टू गेट ऑन टू दैट लेवल ऑफ मेजोरिटी के भाई आप दूसरे बंदे को मेक बिलीव भी कर पाओ कि हाँ ये आई कैन हैंडल दिस। तो इसकी जब इंटरव्यू की जर्नी थी हमारे साथ, तो मैं एक दिन तो मेरे को रात में नींद नहीं आई, मैंने कहा इसके संग यार बड़े स्टेक्स हाई हैं। और क्या है कि इसके पापा मेरे को बहुत समय से जानते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, वो भी टीचर है। मैंने कहा यार नामदेव सर बोलेंगे यार कि यार ये तो गड़बड़ हो गया। मैंने फिर आई टुक इट पर्सनली फॉर हिम, मैंने कहा चाहे कुछ हो रहा है इसका इंटरव्यू तो मैं निकलवा के ही छोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए।
तो इसको तो मैं कई बार अलग से बुला कर भी प्रियंक बताता था कि यार तू ऐसे मत कर, तू ऐसे कर, देख तू ये वाले वर्ड्स मत बोल, तू ऐसे बोल। जी सर बिल्कुल तो इसको मेरे को कई बार मैं इसको लेगा कंधे पे हाथ डाल के, मैंने देख तो लेकिन लोड मत ले। जी सर। एक प्रियंक एक क्वेश्चन आपसे ये भी है, जैसे एक फेज आता है स्टार्टिंग में जब बच्चे के एग्जाम्स नहीं निकलते, फिर एक होता है जब उसके लगातार प्रीलिम्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर हर्डल आता है मेंस का। जी सर। ठीक है, क्योंकि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो भाई प्रीलिम्स तो निकालते जाते हैं बट मेंस कहीं ना कहीं क्रैक नहीं हो पाता। ऑब्वियसली बात है, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में मेंस की स्ट्रैटेजी में बहुत डिफरेंस होता है। तो टू एनीवन जो एक फ्रेशर बच्चा है जिसने भी स्टार्ट किया है, मानो उसको भी 1 साल हुआ एग्जाम्स देते हुए, और वो इस फेज में आ गया है जहां वो प्रीलिम्स क्रैक कर रहा है बट वो मेंस कहीं ना कहीं कॉन्कर नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको ऐसे क्या कहना चाहोगे, क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि भाई इफ यू विल डू दिस कैन बी अ बेटर स्ट्रैटेजी या दिस कैन बी अ बेटर ऑप्शन? सर ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ये सर जो भी तैयारी करता है उसके फेज मतलब उसकी लाइफ में ये फेज ज़रूर आता है कि जब आपके प्रीलिम्स सारे क्वालिफाई होने लगते हैं और मेंस के लिए कहीं ना कहीं हम अपना 10-15% जो होता है उसकी जो जर्नी रहती है ना, वो सर काफ़ी कठिन होती है। उस चीज़ को करना मतलब गैप को वो फिल करना इतना आसान नहीं होता। तो मैं तो सर क्या करता था, जब मेरे प्रीलिम्स ऐसे होने लगे कि रेगुलरली सारे मैं क्वालिफाई करने लगा, तो मैंने मेंस के लिए सर मॉक लगाना रेगुलरली चालू किया। तो जैसा कि सर से मैं जब पूछता था कि सर मेंस हो गया है, मतलब मेंस के लिए जा रहा हूँ सर, ऐसा क्या करना चाहिए, तो सर ने भी जैसे बताया कि मॉक दो और उसको एनालाइज करने में 1 या 2 दिन का टाइम दो। ऐसा नहीं कि वो चीज़ आपने मॉक दिया और जो चीज़ आपको नहीं आ रही वो चीज़ आपने ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ गए। तो सर मैं एक मॉक जब मेंस का देता था 2.5 या 3 घंटे का, उसके बाद मैं एनालाइज करने में सर उसको 1 या 2 दिन का टाइम देता था। हर पर्टिकुलर अलग अलग सेक्शन का जो मतलब जैसे रीजनिंग में क्या ऐसा है जो मैं मतलब मेरी कमी क्या है जो मैं वो पूरी नहीं कर पा रहा विद इन द टाइम, उसको फिर सर अलग वे में सोचना है, उसको विद इन द टाइम वो प्रेशर कैसे हैंडल करना है। तो सर जब आप मॉक लगातार देंगे तो आप सर वो हैबिट में आ जाएगी वो चीज़ आपकी। और चूंकि आप घर में जो तैयारी करते हैं, जो मॉक देते हैं और वहाँ जो रियलिटी में पेपर आता है, उसमें सर मेरे हिसाब से काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि मॉक में वही चीज़ आपको और एनहेंसली वो उसको प्रेजेंट करते हैं और जो हम पेपर देखते हैं वो काफ़ी कंपैरेटिवली लो रहता है। तो सर मैंने लगातार मॉक दिए, रोज़ 2-2 3-3 दिन के गैप में मैं मॉक देता था। तो मेरे अंदर एक हैबिट डेवलप हुई और सर एक कॉन्फिडेंस भी आ गया था मेरे अंदर कि हाँ, अगर अब मैं पेपर में बैठता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं हाँ, अगर बैट बॉल पड़ी तो छक्का ही जाना है। तो सर मॉक देता गया और फिर सर मेंस जब मेरा आईपीएस क्लर्क का जिस दिन पेपर था, मैंने बस भगवान के हाथ जोड़े, हमने कहा अब यहाँ से आपको देखना है जो देखना है, मेरी मेहनत जो थी उसका फल मुझे मिले या ना मिले ये आपका हुआ। तो सर जब मैं वहाँ देने बैठा पेपर, तो जैसा कि मैंने बताया सर वो काफ़ी मुझे उस चीज़ का बेनिफिट मिला और जब मैंने वहाँ दिया और मैंने सर वो क्वालिफाई किया, तो यही है मेरे हिसाब से, आप जब उस फेस में आ जाते हैं, प्री क्वालिफाई होने लगते हैं आपके, जब आप मॉक मेंस में बैठते हैं, तो आप ये हैबिट डालें कि आप मॉक रेगुलरली दें। तो यही रहा सर मेरे से। तो मुझे लगता है शुरुआत के 1 या 2 मॉक्स मेंस के एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर बिल्कुल, क्योंकि वो बाकी के मॉक्स की टोन सेट कर देता है। आपने अगर ये ट्रिक पकड़ ली कि इसमें मैं कहाँ पे अपने नंबर बढ़ा सकता हूँ, एनालिसिस इज अराउंड आइडेंटिफाइंग दोज एरियाज जो तुम्हें पता है कि यहाँ तुम कमी कर रहे हो, ये तुम सही कर सकते हो। वहां जो तुमने शुरू के 2-3 मॉक्स एनालाइज कर लिए तो वो अपने आप ही तुमको बूस्ट कर देंगे। वो ऐसा कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, वो आगे अपने आप ही सेट कर देंगे। इसमें तो अनुज चैंपियन है हमारा। अनुज ने पता नहीं कितने प्री लिखे हैं। अनुज कितने प्री लिखे हैं सर? नियर बाय ये मिला के सब 14 हो गए। 14 प्री लिख दिए सर उसने। और मेंस कितने लिखे हैं? मेन सर ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 7 हो गए सर। 7 में 2 में तो सिलेक्टेड हो गए, 2 का अवेटेड है हाँ और 3 पिछले साल दिए थे। तुम बताओ तुम्हारी मॉक से प्री की जर्नी थोड़ा डिटेल हाँ में सर, समझाओ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सर प्री का तो सर एक मिनट में रोक रहा हूँ। पहले आया सर मैथ में कुछ टॉपिक नहीं आ रहे, मैंने कहा हो गया। फिर आया सर इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, फिर वो हो गया। फिर आया सर वो जीए का कैसे, मैंने कहा तेरे का एक भी सब्जेक्ट नहीं आता क्या तेरे को? तो हर 15 मैं सोचता रहा कि तू हर 15 1-2 महीने में आ रहा है। अब सर इसमें अटक गया हूँ। अब सर मतलब बट देन आई रियलाइज्ड कि व्हाट ही वाज डूइंग इज ही वाज फाइन ट्यूनिंग एवरी सब्जेक्ट ऑफ हिज। जी हाँ अब तुम बता सकते हो क्या? हाँ सर, प्री का तो सर ऐसा रहा कि सिलेबस वगैरह ख़त्म होने के बाद ना बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस की। क्विज से स्टार्ट किया, क्विज दिए, सेक्शनल मॉक दिए, मॉक देते गए और फिर तो मतलब बिल्कुल जब सैचुरेशन लेवल आया फिर तो मतलब मज़ा आने लगा देने में मॉक।
मतलब ऐसा लगता था कि दिन में कम से कम 3 से 4 मॉक दो प्री के। क्यों, सब बोर हो रहा है, क्या करे, चलो प्री का मॉक दे ले रहे हैं, है ना। तो मॉक का तो सर, प्री में तो सर ऐसे ही है कि आप बस एक बार अपना थोड़ा सा ना स्ट्रेटजी सर है सर प्री का, तो आप सर अच्छे से एक बार पता कर लो कि आपको कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पेपर क्लियर करने के लिए, बस उसके बाद आप फ्री माइंड से दो बिल्कुल उतने। आप चाहे सर क्लर्क हो चाहे प्री हो, सॉरी क्लर्क हो चाहे पी हो, दोनों में सर बस अगर आपकी थोड़ी सी, अगर आपको आइडिया हो ना कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कैसा गया, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। बस आप एक बार अपना माइंड सेट कर लो, बिल्कुल फ्री होके दो, जितने आप फ्री होके दोगे सर उतने ज्यादा इजीली सर आपको लगेंगे पेपर। और मेंस का सर ऐसा रहा, मेंस के टाइम में सर हमने पहले तो सर बहुत ज्यादा पैनिक करते थे, सबसे ज्यादा तो सर जीए, बट टाइम टू टाइम पता चला कि जीए में इतना भी ज्यादा नहीं है कि अपन को 40 में से बिल्कुल 40 चाहिए या 30 चाहिए, इवन आप 20, 15, इवन 12 मार्क्स। सर हमारे तो सर इतने भी सर इससे भी थोड़े से कम ही है ना, बट सर इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको बस ये चीज़ है कि आपको ना और अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने, जैसे मेरा स्टार्टिंग से मैथ्स थोड़ा सा अच्छा रहा, रीजनिंग टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग हो गया, तो मेरा जो एक तो जीए थोड़ा सा वीक था, जी के अलावा इंग्लिश भी वीक था। हाँ तो बस इंग्लिश में थोड़ी इंप्रूवमेंट की, जीए से जितना पुश कर सकता था बस उतना ही हुआ। मैंने इवन पढ़ा बहुत, बट ये हुआ कि नहीं आया इतना, बट ठीक है वो चीज़ है। बट एटलीस्ट ये चीज़ हमको फील हुई कि एटलीस्ट आपको 2 सब्जेक्ट तो अच्छे स्ट्रॉन्ग करने ही चाहिए। और मैथ्स का सर एक चीज़ और कि अगर आप मैथ्स में ऐसा सोच कर जा रहे हो मेंस में कि हम 3-4 टॉपिक छोड़ दें, और अगर पता चला मेंस में ऐसी एक डीआई बिद गई जो सिंपल थी और जो आपके टॉपिक पे नहीं थी, उस टाइम पे आपको बहुत रिग्रेट फील होगा। इसलिए ऐसा सर मुझे लगा पर्सनली कि मैथ्स में आप सिलेबस पूरा ख़त्म करो, इवन जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो भी क्वेश्चन लगा के जाओ, पेपर में आप अटेम्प्ट करो ना करो, इट्स योर चॉइस, ये चीज़ है। और मेंस के अलावा आप वीडियोस वगैरह या क्वेश्चन, आप तो मतलब एक अपना ना डे का रूटीन वगैरह सेट करके रखो कि आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। प्री को हमेशा साथ रखो, प्री को ऐसा नहीं करना है कि अगर आपका प्री बहुत अच्छे जा रहा है तो आप 10-10, 15-15 दिन में दे रहे हो, आप हर 2 से 1 दिन में प्री देते रहो, और जिस दिन मूड बन जाए 5-5, 6-6 दे दो। तो यहाँ पे तुम्हारी सबसे ज़्यादा किससे बनती थी अमंग्स दी फैकल्टीज? तो सबसे ज़्यादा आप ही से बनती थी। और सबसे किससे खाई तुमने? सर आपसे ही खाई होंगी। नहीं इट इज गुड। वैसे मतलब एक ये भी ना सर, क्योंकि जैसे अब अनुज हैज प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू एज वेल, और वी आर दी ओनली वंस क्योंकि बच्चों को प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए प्रिपेयर कराते हैं हम लोग यहाँ। तो मॉक इंटरव्यूज जो आपने भी यहाँ आईपीएस आरआरबी पीओ के पहले दिए यहाँ पर, और जिस हिसाब से आपकी ग्रूमिंग करी गई रिगार्डिंग व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से, व्हाट टू इंक्लूड, व्हाट टू एक्सक्लूड, ठीक है, क्या अवॉइड करना है, कैसे मुंडी चलानी है, कैसे मुंडी नहीं चलानी है, तो हाउ मच डज इट हैज इट हेल्प्ड यू कि तुमको जब प्रीलिम्स आप मेंस देकर आ गए थे, आपका इंटरव्यू कॉल आ गया और फिर आपने यहाँ मॉक इंटरव्यूज दिए सर के गाइडेंस में? हमने सर को ही कॉल किया था। सर अब सर आपको ही संभालना है। सर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये इंटरव्यू मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू था और मुझे 1% भी चांस नहीं था कि इंटरव्यू में होता कैसे है ना। तो मैं ये चीज़ कहूँगा, मेरा इंटरव्यू का पूरा 100% क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है। मुझे 1% आइडिया नहीं था कि इसमें होता क्या है, कैसे होता है। यूट्यूब से जितना देखो वो लोग तो बस सब अपने अपने अकॉर्डिंग बताते हैं, बट हाँ इस चीज़ इंटरव्यू के लिए पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। मैं तो खैर इन लोगों के सॉफ्ट स्किल्स पे काम करता हूँ, बट जिस तरीके से गौरव इनको ग्रूम करते हैं ना कि ये पढ़ के जाओ, ये करके जाओ, तो वो बहुत हेल्प करता है। गौरव का बहुत अच्छा हैंड होल्डिंग है यहाँ पर। नहीं वो तो है ही सर, मतलब एवरीवन पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि बच्चों के साथ एक पर्सनल बॉन्ड हम सबका बना हुआ है। अब और प्लस ये कि बेस्ट पार्ट इज कि बच्चे हमारे यहाँ प्रोफेशनल नहीं है, दे आर नॉट लाइक कि नहीं हमारा सिलेक्शन हो गया हम आपको याद ही नहीं रखेंगे। बॉन्डिंग बन जाती वो है सर। अपने आप से आगे आके बताते हैं कि सर ऐसा है, सर ये है, सर वो है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से एक एक करके है। जैसे हम लोग झांसी से हैं, हम सारे, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, दिल्ली बम्बई जितना बड़ा, राइट? और ऑप्शंस दोनों अवेलेबल हैं जनरली बच्चों के पास, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। अब अगर किसी कैंडिडेट को एकदम शुरुआत से जर्नी शुरू करनी है अपनी तैयारी की, उसको ज़्यादा आइडिया नहीं है सरकारी नौकरी का, और उसकी स्कूलिंग भी आप जान ही रहे हैं कि बहुत बढ़िया स्कूल से नहीं है, हिंदी मीडियम से है या मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो उनकी जर्नी कैसे होनी चाहिए? कब ऑफलाइन उनके लिए बेनिफिशियल है, ऑनलाइन की ज़रूरत कब पड़नी चाहिए अगर पड़नी चाहिए, मेंटरिंग या मेंटोर किस तरीके से ढूंढें, या किस तरीके से अपने आप को आगे लेके जाएं? क्योंकि लंबी जंग है, ऐसा नहीं है कि आप
तैयारी करें और 6 महीने में 5 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाए, होता है, ऐसा नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के केसेस में उनका जो टाइम होराइजन है वो 1 से 2 साल के बीच में रहता है। क्योंकि पहले साल तो आप हिट एंड ट्रायल ही कर रहे हो, तो जब आपको झटका लगता है अरे हम कहाँ, एग्ज़ाम कहाँ, तो आप अगले बार सीरियस होते हो। तो ऐसे नए कैंडिडेट्स के लिए आप लोगों के क्या इनपुट्स हैं? आपसे शुरू करेंगे प्रियंक। सर मैं तो ऑनेस्टली यही कहूँगा, ऑफलाइन ज़्यादा कंपेटेबल है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो ऑफलाइन में जो आपको हाथ पकड़ के वो जो प्रिपरेशन करवाते हैं वो ऑनलाइन में नहीं करवा सकते। ऑनलाइन में आप ढील भी दे सकते हैं, आपको बैठे बैठे करना है तैयारी, उसी में कुछ भी। ऑफलाइन में जो आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रहेगी, आपको अगर 10 बजे बैठना है वहाँ तो बैठना ही। ऑनलाइन में इतना नहीं हो पाता है। और ऑफलाइन में मेरा मानना पर्सनली है कि साथ में जब 10 बच्चे और आपके साथ में बैठते हैं तो जो कंपटीशन की भावना आती है हमारे अंदर, उससे हम ये होता है कि हम अपने आप को और आगे बढ़ने के लिए और पुश करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन वाली अपनी ये जो जर्नी है, तो आप ऑफलाइन ही जाएं मेरे हिसाब से। सर एक बता रहा हूँ, 5-7 दिन पहले 2 बच्चियाँ हमारे पास आई, इंक्वायरी लिया, बोले हमको तैयारी करनी है, हमारे पास दिन में तो टाइम नहीं, हम सुबह वाला बैच लेंगे। मैंने कहा ये अभी तो वैसे भी सर्दियां हैं, तो 8 बजे वाला बैच हम आपको दे देते, सुबह गर्मियों में 7 बजे रहता है। तो वो एक दिन आई, उसके बाद वो आई नहीं। मैंने कहा यार इतना ख़राब ही नहीं पढ़ा है, मतलब बढ़िया पढ़ के गए। तो हमने फॉलोअप के लिए कॉल किया, पता लगा कि वो लड़कियां बोल रही हैं कि सर हम सुबह उठ ही नहीं पाते। अब ये चैलेंज सर ऑनलाइन में आप कैसे ओवरकम करेंगे? जो उठ ही नहीं पाता वो कैसे आगे कैसे पढ़ेगा सर? तो ये है कि पुश एक बहुत जरूरी है, से प्रियांक बोल रहे हैं कि आपको एक पुश तो चाहिए। अनुज आपका क्या कहना है इसमें? सर मैं तो यही कहूँगा कि मेरी तो जर्नी ही ऑफलाइन से स्टार्ट हुई थी, है ना। तो सर और मैंने सर ऐसा नहीं है, मैंने ऑनलाइन भी सर पढ़ा है ना। लेकिन जो मुझे ऑनलाइन में भी सर जैसे मैंने पढ़ा तो वहाँ पे भी बच्चे लगे रहते हैं, सर समझ ही नहीं आ रहा, सर आपसे बात करनी है, सर कांटेक्ट कैसे करें, सर हमने आपको मैसेज किया था, हमने आपके डिपार्टमेंट में कॉल भी किया था, सर बात नहीं हो पा रही है। सर एक बार मेरा नाम ले दीजिए। हाँ सर, ये चीज़ ऑनलाइन में सर बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टार्ट करने के लिए सर मेरे एक्सपीरियंस से तो सर ऑफलाइन कोचिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप एक बार बेसिक अपना क्लियर कर लीजिए, उसके बाद जहाँ कमी है वो आप ऑनलाइन। हाँ सर, ये चीज़ सर टीचर सर कहीं ऑनलाइन भी अच्छे हैं, ऑफलाइन भी अच्छे हैं, कोई कंपैरिजन वाली तो चीज़ है नहीं। लेकिन वो स्टार्टिंग वाला जो रहता है ना कि आपको बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज रहती है, वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक डिसिप्लिन जो है वो ऑफलाइन क्लासेस से ही बनता है, एक रेगुलरिटी ऑफलाइन क्लासेस से ही बनती है, प्लस एक जो आपके पास एक टोन सेटअप होता है, एक पेस सेटअप होता है ना, कि जहाँ पर हाँ दिस इज माय ड्रीम, आई हैव टू अचीव इट, आई हैव टू वर्क फॉर इट। तो उसके लिए जो एक जील क्रिएट होती है वो ऑफलाइन क्लास से होती है। वंस यू आर वेल वर्स विद द सिलेबस कंटेंट और आपका नॉलेज वाला पार्ट, जब पता लग जाए कहाँ से कितना क्या कमी है और कैसे पूरी होगी, तो ऑनलाइन फिर डेफिनेटली आप उसमें से कैटर कर सकते हो कि हाँ ठीक, मेरे को यहाँ से ये उठाना है, यहाँ से ये उठाना है। बट इन ऑर्डर टू बिल्ड अ गुड फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उतनी अच्छी इमारत आपकी, और जहाँ कहीं लूज फाउंडेशन होती है वहाँ आप फिर कंसेप्ट बिल्डअप नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। प्लस सबसे बड़ी बात ये कि जो एक इमोशनल कनेक्ट हमारा बन जाता है बच्चों के साथ, जैसे खुशी तुम लोग की है सिलेक्शन की, रिफ्लेक्ट हम लोग के चेहरों पे हो रही होती है उठाकर। मैं वही तो आज बोल रहा था, जब हम फेलिसिटेशन कर रहे थे, मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा यार हमने कभी दिवाली पे इतना नहीं सजाया अपना सेंटर। हम और विलिंगली, मतलब नो प्लानिंग, कुछ नहीं, खुद सब बच्चे अपने आप ही कर रहे नहीं हम। व्हाई? बिकॉज दे लुक अप टू, यार अगर हमारे सामने इतने सारे लिविंग एग्जांपल्स हैं। भूपेंद्र राय पीओ का, जिन्होंने प्रिपरेशन हमारे संग किया इंटरव्यू का, मुझे पता क्या बोल के गए, सर मैंने कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतने सारे सिलेक्शन देखे नहीं एक साथ। मैंने कहा तो आधे भी नहीं आए जी सर, गायब हो गई, वो काफी नहीं 2, 3, 4, 5 बच्चे नहीं आए, मानसी नहीं आई, और बहुत सारे, और कुछ बच्चे तो तुम्हारे साथ के पुराने बैचेस के होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया होगा, पता नहीं चल पाता, अभी नहीं आया। तो वो हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आंसरेबिलिटी भी है। आप हमारे संग आए, जुड़े, आपने तैयारी शुरू की, तो हमको लगता है हमारी जवाबदेही तो है यार। स्टूडेंट्स को भी लगता है कि हम जा रहे हैं रोज क्लास में, सर ने पूछ लिया तो शीट लगी कि नहीं लगी, क्वेश्चन लगे कि नहीं लगे, तो जब तक जवाबदेही नहीं होती ना, आंसरेबिलिटी नहीं आती, तब तक ओनस भी नहीं आता, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आती। कहीं ना कहीं सर एक कारण ये भी है ना कि वी नॉट ओनली टीच पीपल ना, हम लोग जो एक वैल्यूज बिल्डअप करते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने बच्चे आते हैं सारे के सारे मॉरली भी ऐसे ही जुड़ते हैं हमारे साथ, वो प्रोफेशनल रह ही नहीं पाते। आज भी देवर एन नंबर ऑफ सिलेक्शन, सारे बच्चे आए,
बट उनके साथ उस जर्नी को सेलिब्रेट करने के लिए वो भी बैठे हुए थे और प्लस वो इन्वॉल्व थे इक्वली, चाहे वो डेकोरेशन हो, चाहे वो तुम लोगों का वेलकम हो, दे आर विलिंगली पार्टिसिपेटिंग। ऑफलाइन तो- क्लासेस आल्सो सेट द टोन फॉर द राइट वर्क एथिक्स आल्सो। कल को जब ये जाएंगे ऑफिस में जाएंगे तो इन्हें कम से कम बात करना तो आता है, जी सर। इन्हें फेस टू फेस डील करना तो आता है, इन्हें कम से कम डिस्कशन करके कम्युनिकेट करना तो आता है। अब केवल अब टाइपिंग, अब आप देखो कि अगर ये कल को बैंक में पहुंच जाएंगे तो क्या चैटिंग से काम हो पाएगा? तो आपको फेस टू फेस लोगों को फेस करना ही पड़ेगा। आई थिंक वो एक अच्छा माहौल भी बन जाता है और साथ में आपकी ग्रूमिंग भी हो जाती है एक हद तक, मुझे ऐसा लगता है। बट इट इज अ रियली ग्रेट ऑनर टू हैव यू गाइस। Thank you, और sir. तुम लोगों ने सच में जो एक अचीव किया, एक फेट अपनी लाइफ में, उससे पेरेंट्स को इतना प्राउड फील कराया, हम लोगों को जितना अच्छा फील कराया, इट इज सच एन ऑनर। और तुम लोग जैसे बच्चे मिलना इज अ रेयर केस, सो वी होप टू लुक फॉरवर्ड टू यू वंस अगेन। जब भी आप कभी आएंगे आप मिलके जाएंगे, जाहिर सी बात बिल्कुल सर। है ना। और आगे भी, अभी दिस इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, यस सर। है ना, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। सो वी अभी तो गौरव सर के संग कनेक्ट में रहेंगे क्योंकि वो जितनी भी डीवी फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंटेशन वो उनका फोर्टे है। तो जो भी उड़ता तीर आता है मेरी तरफ, सर ये कागज नहीं मिल रहा है, सर ये कहाँ से बनवाना है, सर ये लेटर किसका लगेगा, सर ये 2 रिकमेंडेशंस किस, कई तो रिकमेंडेशन नहीं साहब को, बच्चों को पर्सनली जानते इतने सालों से, तो वो गौरव सर से टच में रहेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। बट वी डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू होस्ट यू अगेन। फिर हम sir, मिलेंगे thank बड़े you. आराम से। तो थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड इट वाज रियली ग्रेट प्लेजर टू हैव यू गाइस। थैंक यू सो मच, मिलेंगे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।